हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव कॉन्सेप्ट पर। और हम जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे राष्ट्रपति, उसी में हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति की शक्तियों की। और मैंने आपको राष्ट्रपति की एक पावर के बारे में बता दिया था जिसका नाम था एग्जीक्यूटिव पावर, जिसमें हमने देखा था राष्ट्रपति अलग अलग संस्थाओं का निर्माण करता है और साथ में भारत के वो व्यक्ति जिनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर या राष्ट्रपति की विधायिक शक्तियों के बारे में। जब हम राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर या विधायिक शक्तियों के बारे में बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था जो हमारे देश का जो संविधान है या हमारे देश का जो पार्लियामेंट है या हमारे देश की जो संसद है या हमारे देश की जो संसदीय प्रणाली है, उसको हमने तीन पार्ट में तोड़ा था। एक को हमने एग्जीक्यूटिव बोला था, एक को हमने लेजिस्लेचर बोला था और एक को हमने जुडिशरी बोला था। जब भी मैं लेजिस्लेचर की बात करता हूं तो मैंने आपको बताया था लेजिस्लेचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट है जहां पर बैठकर लोगों के द्वारा कानून बनाया जाता है। कहने का मतलब जब भी हम विधायी शक्तियों की बात करेंगे या विधायिका की बात करेंगे तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट हाउसेस के बारे में बात करेंगे, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। वैसे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जो पार्लियामेंट है वो तीन पार्ट में टूटा हुआ है, जिसको हमने लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति कहा है। लेकिन द वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है कि संसद के कितने सदन हैं। तो जब भी संसद के सदनों के बारे में बात की जाएगी तो आपको केवल दो ही आंसर करना है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अब राष्ट्रपति की विधायिक शक्तियों में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या विधायिका से रिलेट करता है राष्ट्रपति, तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति की विधायिक शक्तियों में नॉमिनेटेड मेंबर इन द हाउसेस। कहने का मतलब राष्ट्रपति के द्वारा कुछ सदस्यों को डायरेक्ट उठाकर लोकसभा और राज्यसभा में बैठाया जाता है, उन्हीं को हम कहते हैं नॉमिनेटेड मेंबर। भाई सबसे पहले तो इस मनोनीत सदस्य, इस मनोनीत का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। भाई हमारे देश में दो ही प्रकार के इलेक्शन हैं, एक तो इलेक्शन वो जिसमें जनता पार्टिसिपेट करती है, ठीक, जिसको हम डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, ठीक, और एक इलेक्शन वो जिसमें जनता पार्टिसिपेट नहीं करती, जनता के द्वारा चुने गए सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन वो सदस्य जो बिना इलेक्शन के आते हैं, जिन्हें डायरेक्ट नॉमिनेट किया जाता है या डायरेक्ट मनोनीत किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं मनोनीत सदस्य या नॉमिनेटेड मेंबर। जैसे बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो हर एक स्कूल की क्लास का एक मॉनिटर होता था जो क्लास टीचर के द्वारा डायरेक्ट नॉमिनेट करके बनाया जाता था, यानी कि क्लास टीचर जो था वो डायरेक्ट उसको बनाता था। लेकिन कहीं कहीं पर इलेक्शन के थ्रू पर्ची डालकर उसको बनाया जाता था। तो आप चाहो तो उस एग्जाम्पल को सेट करके समझ सकते हो, लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है वो मेंबर जो बिना किसी इलेक्शन के सदन में बैठता है या सदनों में उसको लाया जाता है, उस मेंबर को हम कहते हैं नॉमिनेट मेंबर, मनोनीत सदस्य। अब पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं, संसद की जब हम बात करते हैं, तो पार्लियामेंट में जो बैठने वाला व्यक्ति होता है, सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, इसे हम एमपी कहते हैं, इसे हम सांसद कहते हैं। और ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है या तो ये लोकसभा में बैठेगा या राज्यसभा में। जब हम लोकसभा की बात करेंगे आगे, जब मैं आपको पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा, तो लोकसभा के अंदर दो एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कहने का मतलब एंग्लो इंडियन का मतलब है आंग्ल भारतीय। वो आंग्ल भारतीय या वो एंग्लो इंडियन, हमारे देश में जब हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो वहां हम जानेंगे कि अलग अलग लोगों का आगमन भारत में हुआ और उन्हीं अलग अलग लोगों में, यूरोपियन में हम पोर्तुगीज के बारे में पढ़ेंगे, डच के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिटिशर्स, फ्रांसीसी और डैनिश, स्पेनिश, वो लोग थे जो भारत में आए। लेकिन आफ्टर द इंडिपेंडेंस कुछ लोग ऐसे थे जो भारत में बस गए और उन्हीं की पॉपुलेशन धीरे धीरे भारत में बढ़ती चली गई। और ठीक, हमने उन लोगों को डायरेक्ट सदनों में क्या किया है, नॉमिनेट किया है। वो नॉमिनेट करने की पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। और द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछेगा कि कौन से आर्टिकल में एंग्लो इंडियन की नियुक्ति संसद या लोकसभा के अंदर लिखी हुई है, उसी का नाम है आर्टिकल 331। आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करता है, किसमें, लोकसभा के अंदर। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद हमारे नागरिकता के ऊपर बहुत कानून बनाए गए और विदेशों से आने वाले लोगों के ऊपर रोक लगाई गई, जिसके कारण जिन एंग्लो इंडियन की जो जनसंख्या थी उसमें वृद्धि नहीं हुई। और जब वृद्धि नहीं हुई तो वर्ष 2020 में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन किया जिसका नाम था 104वां संविधान संशोधन, जिसके तहत एक तो SC ST का जो रिजर्वेशन था जिसे 10 साल के लिए बढ़ाया गया, लेकिन नहीं बढ़ाया गया किसका रिजर्वेशन, एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन 10 वर्ष के लिए नहीं बढ़ाया गया है। बहुत से टीचर यहां पर एक चीज पढ़ाते हैं कि एंग्लो इंडियन को अब लोकसभा के अंदर खत्म कर दिया गया है। नहीं, आप केवल ये कहोगे कि दो एंग्लो इंडियन की नियुक्ति 2026 के बाद नहीं की जाएगी या नहीं की जाएगी,
इसके ऊपर अभी कोई डिसीजन नहीं है, इनका रिजर्वेशन नहीं बढ़ाया गया है। ठीक, इसीलिए हम ये 104वां संविधान संशोधन याद रखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वर्ष 2020 में किया गया। जैसे लोकसभा एक सदन है हमारे पार्लियामेंट का, ऐसा ही एक दूसरा सदन है जिसका नाम है राज्यसभा। और राज्यसभा के अंदर भी 12 सदस्यों की मनोनीतता कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और इन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति डायरेक्ट राज्यसभा के अंदर लाकर बैठाएगा और ये 12 सदस्य अलग अलग फील्ड में होंगे। कहने का मतलब वो व्यक्ति जो हमारे देश में अलग अलग फील्ड में उत्कृष्ट है, चाहे वो सोशल साइंस हो, लिटरेचर और आर्ट हो, केवल इन 4 विभाग में, इन 4 डिपार्टमेंट में जो व्यक्ति उत्कृष्ट होगा उसी व्यक्ति को डायरेक्टली राष्ट्रपति कहां बैठाएगा? राज्यसभा में बैठाएगा। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पेपर में आता है कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों की मनोनीतता ठीक कहां पर करता है? राज्यसभा में करता है। और ये किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और कितनी फील्ड से होते हैं? 4 फील्ड से होते हैं। जब मैंने आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस पढ़ाए थे तब मैंने बताया था कि इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है आयरलैंड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, ठीक, कि 12 सदस्यों की मनोनीतता राष्ट्रपति के द्वारा कहां से कॉपी किया गया है? आयरलैंड से कॉपी किया गया है। ठीक, और ये व्यक्ति सोशल साइंस, लिटरेचर और आर्ट, समाज सेवा, विज्ञान, साहित्य और कला से रिलेट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा के अंदर एज एमपी नॉमिनेट किया गया राष्ट्रपति के द्वारा। सचिन तेंदुलकर भारत के लिए खेलता है और क्रिकेट खेलने के साथ ही भारत का नाम ऊपर गौरवशाली के रूप से बढ़ाया जाता है, इसीलिए वो किसके अंतर्गत आता है? समाज सेवा के अंतर्गत आता है। ठीक, अब ये तो था नॉमिनेटेड मेंबर इन द हाउसेस। अब अगली व्यक्ति या अगली शक्तियों की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं सत्र या जिसे हम कहते हैं सेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लोकसभा और राज्यसभा तो आपने देखी, और लोकसभा और राज्यसभा वो जगह है जहां पर बैठकर लोगों के द्वारा कानून बनाया जाता है। अब जब लोग आकर बैठेंगे तो उस चीज को हम सत्र बोलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सत्र चलाने के लिए कम से कम उस सदन की सीटों का 1/10 मेंबर उस सदन में क्या होने चाहिए? प्रेजेंट होने चाहिए। अगर उस सदन के 1/10 सदस्य उस सदन में प्रेजेंट हैं या उस हाउस में प्रेजेंट हैं तभी वो सत्र चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे लोकसभा के अंदर हम कहें कि जी 545 सीट हैं, और जब आप 545 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा? लगभग 54 या 55 सीटें आएंगी। तो वो 54 और 55 सीटें होनी सत्र के अंदर या लोकसभा के अंदर होना क्या है? अनिवार्य है। इसी को हमने एक नाम दिया है, इसी को हमने कहा है क्वोरम, इसी को हमने कहा है गणापूर्ति। ठीक, और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 100 के अंदर लिखा है गणापूर्ति क्वोरम। आपसे पूछेगा सत्र को चलाने के लिए किसी भी हाउस में कितने % लोगों का होना जरूरी है? या तो आप कहोगे 1/10, नहीं तो आप कहोगे 10%। 10% लोगों का होना उस सत्र में जरूरी है। अब इस सत्र को याद करने के लिए मैंने एक बहुत आसान सी ट्रिक बनाई है जिसको हमने बोला है सासा। सा का मतलब है सत्र, ए का मतलब है एड्रेस और एस ए का मतलब है स्पेशल एड्रेस। सेशन सत्र जो है, जो राष्ट्रपति होगा वो समय समय पर सत्र का आवाहन करेगा। कहने का मतलब किन्हीं भी 2 सदनों को, अगर किन्हीं भी 2 सदनों के बीच की अवधि 6 महीने से ज्यादा हो गई है तो राष्ट्रपति उस सदन के अध्यक्ष को यह बताएगा कि सत्र बुलाने का समय आ गया है, आप सत्र को क्या करो? बुलाइए। और जब हम सत्र की बात करते हैं तो इस सत्र को हमने 3 पार्ट में तोड़ा है। साल का सबसे पहला सत्र ही कौन सा कहलाया जाता है? समर सेशन या बजट सेशन। और इसी समर सेशन और बजट सेशन में सरकार हर साल अपना क्या पेश करती है? बजट पेश करती है, जिसको पेश करना, पास करने में समय लग जाता है। इसीलिए जो सबसे पहला सेशन और सबसे बड़ा सेशन सत्र जो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? समर सेशन या बजट सेशन, जो फरवरी मार्च में पेश किया जाता है और वो 2 से 2.5 महीने तक चलता है। वैसे तो जब हम सेशन को पढ़ेंगे, जब हम बजट को पढ़ेंगे तो मैं आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है पहला सेशन कौन सा होता है? समर सेशन, जो 2 से 2.5 महीने तक चलता है। इसी को हम कौन सा सेशन कहते हैं? बजट सेशन, जो फरवरी और मार्च के महीने में लाया जाता है। ठीक, उसके बाद आता है गर्मियों के बाद क्या आता है? मानसून। तो मानसून हमेशा जुलाई अगस्त में आता है, तो 1 महीने तक ये सेशन चलाया जाता है, जो दूसरा सत्र होता है। और तीसरे सत्र के रूप में हम देखते हैं विंटर सेशन या शीतकालीन सत्र, जो 20 से 25 दिन तक चलता है, जो नवंबर और दिसंबर के महीने में लाया जाता है, जो सबसे छोटा सेशन होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेशन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, समर, मानसून और विंटर। पहला समर बजट 2.5 महीने तक, 30 दिन तक, 20 से 25 दिन तक, जुलाई अगस्त और नवंबर दिसंबर में लाया जाता है। फिर सेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है? 85, एड्रेस 86, स्पेशल एड्रेस
87 में। इसी सेशन में आपको दो इंपॉर्टेंट टर्म और पढ़नी है। एक को हम बोलते हैं प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का मतलब होता है सत्रावसान, दो सेशन के बीच की अवधि। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो किसी भी दो सदनों की अवधि 6 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछता है, और एक बार सीडीएस पेपर में पूछा गया कि अगर दो सत्रों के बीच की अवधि 6 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए तो एक साल में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, या अधिकतम मैक्सिमम 3 सत्र तो हम बुलाएंगे ही बुलाएंगे, और मिनिमम कितने बुलाएंगे, 2 सत्र। कम से कम सदनों की संख्या, सत्रों की संख्या कितनी होगी, 2। और एक वर्ड हम सुनते हैं डिसॉल्व, विघटन या भंग। हमने सुना है राष्ट्रपति के द्वारा संसद के एक सदन को भंग किया जाता है, और उस सदन का नाम क्या है, लोकसभा। भाई लोकसभा ही तो वो सदन है जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए लोग बैठते हैं, और इसी को प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या किया जाता है, भंग किया जाता है। ठीक, जब लोकसभा डिसॉल्व होती है तो सरकार गिर जाती है, और सरकार के गिरने के बाद प्रधानमंत्री को क्या करना पड़ता है, रिजाइन करना पड़ता है। लेकिन ये भंग होती कैसे है, ये डिसॉल्व होती कैसे है, इसको हम आगे जानेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है डिसॉल्व और विघटन या भंग करने की पावर किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। फिर जब हम एड्रेस की बात करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया संबोधन करना, राष्ट्रपति अलग अलग सदन को संबोधन कर सकता है। वो चाहे तो लोकसभा को अलग, राज्यसभा को अलग, और चाहे तो दोनों को एक साथ बैठाकर भी संबोधन कर सकता है, एड्रेस कर सकता है। साथ ही अलग अलग सदनों को संदेश भेजना कि कब सत्र को बुलाया जाएगा और कब सत्र को नहीं बुलाया जाएगा, इसी को हम बोलते हैं एड्रेस, संबोधन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल नंबर 86 में लिखा है। जब हम आर्टिकल 87 की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं सा का मतलब है स्पेशल एड्रेस, विशेष संबोधन। भाई जब भी कोई नई सरकार बनती है तो उसी नई सरकार का सबसे पहला जो सत्र होता है, उसी सत्र में राष्ट्रपति के द्वारा एक विशेष संबोधन किया जाता है, जिसमें वो सरकार की अच्छाइयों के बारे में बात करता है, सरकार की उपलब्धियों के बारे में बात करता है। साथ ही साल का सबसे पहला जो सत्र होता है, जिसे हम समर सेशन कहते हैं, उस सत्र का संबोधन भी किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है, जिसे हम स्पेशल एड्रेस की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक, तो आपको याद रखना है, एक तो नॉमिनेटेड पावर, सदनों के अंदर मनोनीत करने की सदस्यता, लोकसभा के अंदर 2 सदस्य जिन्हें हम एंग्लो इंडियन कहते हैं, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के तहत इनके आरक्षण को नहीं बढ़ाया गया है 2026 के बाद, लेकिन SC ST के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। साथ ही राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों की मनोनीतता, लेकिन वो अलग अलग फील्ड से होंगे, जो 4 फील्ड मैंने आपको बताई है। साथ ही सत्र बुलाने का, ठीक, जो आवाहन है वो किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन सत्र में कितने मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, 10%, उसी को हम बोलते हैं क्वेरम, किसमें लिखा है, आर्टिकल नंबर 100। फिर बताया सा आर्टिकल 85, 86, 87, एड्रेस, स्पेशल एड्रेस, सेशन 3 टाइप का, प्रोरोगेशन और डिसॉल्व। एड्रेस संबोधन करना, संदेश भेजना, और इधर स्पेशल एड्रेस में साल का पहला सत्र, राष्ट्रपति के द्वारा संबोधन, नई सरकार का पहला सत्र, चाहे वो समर हो, चाहे मानसून हो, चाहे विंटर हो, उसे किसके द्वारा संबोधन किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। मेरा मेन मकसद ये है कि वो कम समय में एक बेहतरीन एजुकेशन देना। ठीक, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। थैंक यू, धन्यवाद।